हेलो गाइस। तो शुरू करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3 से। हम लोगों ने 2 पार्ट में थ्योरी ऑलरेडी कवर कर ली है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख सकते हो। इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछी जाती है, एग्जाम के क्वेश्चन हैं बेसिकली, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हम लोग कुछ कवर कर लेते हैं क्वेश्चंस को। इसके बाद एक और पार्ट आने वाला है, मैं उसमें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें होंगी। मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इन एडिशन अगर कुछ रहेगा तो मैं आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स? किन फैक्टर्स की वजह से शेयर्स की वैल्यू अफेक्ट होती है? फैक्टर विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज गिवन बिलो। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी। प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। इफ द अर्निंग ऑफ द कंपनी इज हाई एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, शेयर प्राइसेस विल बी हाई। जो कंपनी अपने जो रिटर्न्स होते हैं, जिनके प्रॉफिट अच्छा होता है, जिनका रेवेन्यू बहुत अच्छा होता है, उनका आप देखोगे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे उनका शेयर वैल्यू जो रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट है उतना ज़्यादा उनका शेयर वैल्यू रहता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरीके से समझ सकते हो। Point number two, yield from other companies. Yield from similar companies. The yield or expected return by the investor from similar companies in the same industry will also affect the वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मतलब कि एक ही इंडस्ट्री में है, जैसे कि हम लोगों ने देखा महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एमजी। एमजी तो खैर लिस्टेड नहीं है। जितने भी लिस्टेड कंपनीज, अशोका लीलैंड, ये सब जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, इनके अगर कंपैरिजन किया जाए तो अगर इंडस्ट्री की अर्निंग मान लेते हैं 100 है और टाटा मोटर्स आपको रिटर्न्स 110 का दे रहा है, तो टाटा मोटर्स के जो शेयर प्राइसेस है वो ऑलरेडी ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो जो सिमिलर कंपनीज है जिनको पीयर्स कहा जाता है, उनसे अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा है या उनसे यील्ड ज़्यादा है तो आप लोगों का जो शेयर प्राइस होता है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, मतलब कि बढ़ता है। अगर अर्निंग कम रहेगी या उनकी यील्ड कम रहेगी एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या उनके पीयर से, तो शेयर प्राइस कम होगा। पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी ऑल्सो अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अ स्टेडीड डिविडेंड पॉलिसी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। एक कंपनी जो स्टेडली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका शेयर प्राइस जनरली हाई रहता है। और अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उसका रीज़न यही रहता है कि कंपनी प्रॉफिट में है और उसके पास काफ़ी एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट है, उसने रिटर्न के फॉर्म में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। पॉइंट नंबर डी, नेट एसेट्स। For a company which is going to be liquidated soon, net assets form the basis of the valuation of shares. नेट एसेट्स मतलब कि जो कंपनी जल्दी ही लिक्विडेट होने वाली है, उसके नेट एसेट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स। पॉइंट नंबर ई की बात करें, रेपुटेशन ऑफ द मैनेजमेंट। द शेयर्स ऑफ अ रेपुटेड कंपनी विद द एफिशिएंट मैनेजमेंट कमेंड रिलेटिवली हाई प्राइस। ऐसी कंपनी जिसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है जिसके मैनेजमेंट की, उनका जो शेयर प्राइस बहुत अच्छा होता है। क्योंकि फंडामेंटल जब आप करते हो, किसी कंपनी का फंडामेंटल्स चेक करते हो, तो आप मैनेजमेंट को भी स्टडी करते हो। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है, मैनेजमेंट के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा है फ्रॉड का या कोई अनएथिकल काम नहीं करते हैं वो लोग, तो कंपनी को स्ट्रांग माना जाता है। और उसके स्ट्रांग जो होने का जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि उसका जो शेयर प्राइस है वो हाई होता है। पॉइंट नंबर एफ हो जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अ कंपनी सच एज इन्फोसिस लिमिटेड विच हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेंट हाई प्राइस अर्निंग रेशियो, हाई पी रेशियो। पॉइंट नंबर जी हो जाएगा, बोनस एंड राइट इशू। शेयर्स यूजुअली गो अप वंस बोनस और राइट इशू इज अनाउंस्ड। ठीक है, ये तो बताने लायक नहीं है। पॉइंट नंबर एच हो जाएगा, फाइनेंशियल रेशियोज। अ कंपनी विद गुड फाइनेंशियल रेशियोज सच एज डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आर फेवर्ड बाय द इन्वेस्टर्स। एक कंपनी जिसका डेट इक्विटी रेशियो अच्छा है, रिटर्न उसका अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बहुत अच्छा है, तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और फंडामेंटल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आप लोग के शेयर प्राइस। मतलब जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है जनरली उसके शेयर प्राइस भी अच्छे होते हैं और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको फ्यूचर में दिखती है। बाकी जो डिपेंड करता है वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी एंड रेपुटेशन एंड मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट्स। अगर कंपनी के प्रोडक्ट की रेपुटेशन अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट शेयर अच्छी है, तो उसके शेयर प्राइस इम्पैक्ट होते हैं पॉजिटिव वे में। इसका नेगेटिव भी होने लगेगा तो उससे भी इम्पैक्ट होने लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इन केस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका अमेलगमेशन चैप्टर से है। अमेलगमेशन में मैंने ऑलरेडी वन शॉट रिवीजन दे दिया है, एक अच्छा डिटेल रिवीजन है उसको। अगर आपने देख लिया तो आप कोई सा भी अमेलगमेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 100% कंसेप्ट कवर्ड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने वहाँ पे भी कवर किया हुआ है, तो फिर भी मैं कवर कर दे रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के
तसल्ली के लिए, क्योंकि अमेलगमेशन का जब क्वेश्चन आता है उस साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, तो 2 क्वेश्चन इसके बहुत फेमस है जो थ्योरी में पूछे जाते हैं, ठीक है। उनमें से एक ये वाला क्वेश्चन है, एक मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में कवर कर दिया, एक ये वाले में। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बिकम एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी आफ्टर अमेलगमेशन। जो पुरानी कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है वो नई कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज बन जाती है अमेलगमेशन के बाद। पॉइंट नंबर बी, नॉट लेस देन 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स एग्री टू बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी। मतलब जो पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उसमें से एट मिनिमम 90% शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो नई वाली कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, तब उसको मर्जर कहा जाएगा, ठीक है। ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, इसमें से एक भी वायलेट हुई तो परचेज में चला जाएगा। Consideration for the equity shareholders of the transferor company who agree to become shareholders of the transferee company is wholly discharged through the payment by way of issue of equity shares or other securities or combination of both. Only the fraction that could not be paid will be paid by cash. इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप इक्विटी शेयर्स दे सकते हो या किसी और फॉर्म में भी दे सकते हो, लेकिन जो फ्रैक्शनल शेयर्स आते हैं उसके लिए आपको कैश इशू करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हम लोग का पॉइंट नंबर डी। बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट आफ्टर अमेलगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। मतलब ये कि बिजनेस चेंज नहीं कर सकते। अगर ट्रांसफरर कंपनी मान लेते हैं हम लोग का इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, तो जो ट्रांसफरी कंपनी है, जो नई कंपनी बनेगी, वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही काम करेगी। Point number E, no adjustment is intended to be made in the books of assets or liabilities of the transferor company when they are included in the financial statement of the transferee company, except to ensure for the uniformity of the accounting policies. ठीक है। अगला हो जाता है पॉइंट नंबर 16, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू द रिजर्व। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है, तो हम लोग इसमें डिविडेंड की बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसमें से कैसे ट्रांसफ़र रिजर्व में किया जाता है उसकी बात करेंगे। देखिए सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिविडेंड। सबसे पहला डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय द कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट, कहाँ से पे कर सकते हैं, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर प्रोवाइडिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से आप पे कर सकते हो, और आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस ईयर्स, पिछले साल के प्रॉफिट्स में से, और ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और आउट ऑफ बोथ, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हो, या तो आप प्रोवाइड कर सकते हो आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ द गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ पैसे देते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आप उसमें से भी कर सकते हो। ट्रांसफर टू द रिजर्व्स, सेक्शन 123 स्टेट्स दैट कंपनी में बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड in any financial year transfer such percentage of profit for that financial year as it may consider appropriate for the reserves of the to the reserves of the company। मतलब ये कि कंपनी को जितना सही लगता है उतना अमाउंट वो एक रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर सकती है। बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड उनको ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, रीजनेबल अमाउंट उनको ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। इट मीन्स दैट द ट्रांसफ़र टू द रिजर्व इज़ वॉलंटरी, ठीक है। ये वॉलंटरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि ये जब आप अमाउंट किसी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हो ना, एक तरीके से अमाउंट लॉक हो जाता है और आपकी इंटेंशन दिख जाती है कि हाँ आप डिविडेंड देने के लिए मतलब आप कोई अनएथिकल काम नहीं कर रहे हो, आपका इंटेंशन है डिविडेंड देने का, इसलिए आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। इट इज़ हाउएवर सजेस्टेड दैट द कंपनी शुड ट्रांसफर रीजनेबल परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व आउट ऑफ देयर प्रॉफिट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लिया आपने। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन ब्रीफली द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज एज पर AS3। देखिए जो मैंने AS3 मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो वीडियो दिया था वन शॉट रिवीजन, उसमें मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है वो बताया था, उसको आप देख लीजिएगा वहाँ पे, दोबारा करवाने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो बेमतलब लंबी हो जाएगी। इसके बाद ब्रीफली क्लासिफिकेशन जो होता है, इसके बारे में मैंने AS3 में कवर किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ जाके वहाँ से देख लेना। यहाँ सिर्फ हम लोग एडवांटेजेस कवर कर लेते हैं ताकि आप वो भी देख लोगे, यहाँ भी देख लोगे, टाइम बचेगा, आपका दोनों पार्ट कवर हो जाएगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, द कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रेंड ओवर द
टाइम। मतलब ये कि कंपनी के पास जितना पैसा आ रहा है, कंपनी कहाँ कहाँ पे लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है या फाइनेंस कर रही है या ऑपरेटिंग में जा रहा है या आ रहा है, उन सब चीज़ों को देखने के बाद ओवर द ईयर आपके पास डेटा अवेलेबल होता है, उससे आप ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हो। डिटरमाइनिंग एफिशिएंसी, बाय कंपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम डिफरेंट ईयर इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन इफ द कंपनी इज बिकमिंग मोर और लेस एफिशिएंट। मतलब ये कि कंपनी के पास जो पैसे आ रहे हैं उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। देखो, कंपनी मार्केट में जो प्रैक्टिकली काम होता है वो होता है फ्री कैश फ्लोज में। फ्री कैश फ्लोज अगर आपके पास आ रहे हैं और आपने पैसा कहाँ कहाँ लगाया है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने नॉन एफिशिएंटली अगर पैसा यूज़ किया है तो मान के चलो आपकी कंपनी डूबेगी। आप कितनी भी कंपनीज को उठा के देख लो, उनके पास जो पैसा आया उन्होंने नॉन एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया है तो उनकी कंपनी बर्बाद ही हुई है। ठीक है। ऑप्टिमाइज कॉस्ट, by analyzing the cash flow statement companies can research why expenses have increased and make adjustment to optimize cost. Point number D, improved decision making, the cash flow statement provides the information needed to make informed decision about the company's resources. Point number E, increased transparency, the cash flow statement provides the transparency about the company's financial performance which can be beneficial for financial reporting. ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, गिव द एडवांटेजेस एंड एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन AS3 एंड AS7। इंड AS7 में भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। ये डिफरेंस जो है मैंने ऑलरेडी वन शॉट रिवीजन में कवर कर दिया है, तो मैं यहाँ इस चीज़ को कवर नहीं करूँगा। प्लीज़ वन शॉट रिवीजन में चले जाना, उसमें आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देखोगे तो मैंने ये डिफरेंस बाकायदा टेबल फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, तो वहाँ से कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोबारा दोबारा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सप्लेन द थ्री मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स के ऊपर भी मैंने वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉइंट नंबर 20, व्हाट इज मेंट बाय द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने वन शॉट रिवीजन में ऑलरेडी कवर किया था, इसमें से थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो जब मैं इसकी थ्योरी पढ़ा रहा था आप लोगों को उसी के अंदर मैंने कवर कर दिया था। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो यहाँ पे भी मैंने कवर कर दिया है, लेकिन आपको जाके वही वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। सेम चीज़ को मैं यहाँ रिपीट करके टाइम नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। आप लोग के एग्जामिनेशन ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी जितना कवर कर सके उतना अच्छा, तो रिपीट नहीं करेंगे, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। फिर आ जाता है, कैन द शेयर्स बी री इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स वन फोरफिटेड कैन बी रीशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। शेयर्स एक बार फोरफिट हो गए तो उसको आप पार पे री इशू करो, प्रीमियम पे री इशू करो या डिस्काउंट पे री इशू करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। कोई भी लीगल प्रोविजन इससे वायलेट नहीं होता। सेक्शन 53 प्रोहिबिट्स द यूज़ द ओरिजिनल इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ओरिजिनल इशू मतलब फर्स्ट इशू जो आप करोगे, फोरफिटेड इशू नहीं, जो फर्स्ट इशू करोगे तब आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। बट दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। द मेन रीजन इज दैट द री इशू ऑफ शेयर्स, the reissue does not affect the resources of the company for the simple reason that the amount of the discount allowed has already been received by the company in the form of share forfeit money and on such reissue of shares. Hence, reissue price together with the amount credited in share forfeit account should not be less than their paid up amount of reissue. It is only the name that the forfeited shares are issued at discount. To repeat, the reissue of forfeited shares can be made at discount against which some money has been received, but the amount of the dividend on such reissue cannot exceed the amount forfeited earlier on these shares. ठीक है। Maximum amount of discount which can be allowed on reissue may be noted as under. Maximum amount कितना होगा? पहला, when the forfeited share were originally issued at par, in this case the amount credited is forfeit account. दूसरा हो जाएगा, when forfeited share are issued at premium, the amount as in one above, मतलब ये वाला जो है, और the amount credited in forfeit share account. In this case, it may be pointed out that the share forfeit account cannot be used to reinstate the original premium. However, the forfeited shares can be reissued at premium and the premium money will be credited to securities premium account. जब भी forfeited account forfeited shares को premium पे इशू करोगे तो उनका जो अमाउंट रहता है प्रीमियम का वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा. In case no forfeit money can be in no case forfeit money can be part of share premium securities premium account. After the reissue of the
forfeited share discount or premium if any balance remain in the forfeited share account it is a capital profit. अगर forfeit करने के डिस्काउंट या प्रीमियम पे आपने forfeit किया, उसके बाद जब आपने शेयर को forfeit किया, उसको री इशू किया डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, अगर कोई अमाउंट बच जाता है आपका शेयर forfeit अकाउंट में, तो वो कैपिटल प्रॉफिट होता है और कैपिटल प्रॉफिट का हमेशा ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. ठीक है. In case only a part of forfeited share have been reissued, only a proportionate profit of the reissue shall be transferred to CRR. अगर proportionate आपने शेयर इशू किया तो proportionate जो प्रॉफिट है आपका उसको CRR में ट्रांसफ़र कर देना. एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के एग्जामिनेशन में. हालांकि बड़ा ऑड टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता, बट कभी कभी पूछ लेते हैं लोग एग्जाम में, तो कवर करवा दे रहा हूँ. देखिए, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जब आपके ईयर में कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उन्हें क्वार्टर रिजल्ट निकाला, उनको लगता है कि हाँ हमने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया है, तो वो लोग डिविडेंड दे देते हैं. मतलब साल के बीच में जो डिविडेंड मिलता है वो होता है इंटरिम डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड क्या होता है? पूरा साल उन्होंने काम किया, अगले साल उसका डिविडेंड मिल रहा है. ठीक है. ईयर एंड के बाद जो डिविडेंड मिलता है वो फाइनल डिविडेंड होता है. साल के बीच में जो मिलता है वो होता है इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड इज द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी. द बोर्ड में at the time from time to time pay to the shareholders or members such interim dividend as it appears to be justified by the profit of the company. जितना प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से कंपनी इंटरिम डिविडेंड देती है. इंटरिम डिविडेंड इज पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस. इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो ट्रायल बैलेंस में अपीयर करता है. ठीक है. At the time of preparing the financial statement या final statement of accounts, interim dividend and corporate dividend distribution tax will be disclosed in notes to accounts under the subheading surplus. हालांकि ये पुराना आंसर है तो आप लोग देख लीजिए इसको. बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इन टर्न विल अपीयर अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है. फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर एंड पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर अराइव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन. जो भी डिविडेंड आपको डिक्लेयर किया जाएगा फाइनल डिविडेंड, वो डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद आपको पे किया जाएगा. जो अमाउंट बचेगा उसमें से पे किया जाएगा. फाइनल डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर बाय द शेयर होल्डर्स इन द एजीएम. जो कितना डिविडेंड पे करना होगा उसके लिए शेयर होल्डर्स जो होते हैं उसका उनकी अप्रूवल ली जाती है. वो उनकी अप्रूवल कहाँ ली जाती है? एजीएम में, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं इस चीज़ को. ठीक है. पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, दोनों में फ़र्क क्या होता है इंटरिम और फाइनल डिविडेंड में? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? द पेमेंट ऑफ द इंटरिम डिविडेंड डिपेंड्स मच मोर अपॉन द एस्टिमेट एंड ओपिनियंस. मतलब ये कि इंटरिम डिविडेंड को आप एस्टिमेट कर सकते हो बस, क्योंकि साल भर में आपका कितना प्रॉफिट हुआ आप तो साल के बीच में बता रहे हो, तो आप एक क्वार्टर या दो क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन आपके पास है, पूरे ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप एस्टिमेट करते हो कि जब दो क्वार्टर या एक क्वार्टर ऐसे निकल गया तो अगले एक या दो क्वार्टर कैसे निकलने वाले हैं, उस तरीके से आप एस्टिमेट करते हो. Then the declaration of the final dividend which is made upon the information contained in the balance sheet. और फाइनल जो डिविडेंड होता है वो आप एनुअल रिपोर्ट्स बनाते हो, उसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट निकल जाता है, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट का कुछ प्रोपोर्शनेट पार्ट शेयर होल्डर्स को दे देते हो. ठीक है. वंस द फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट एक्वायर्स द स्टेटस ऑफ डेट. जब आपने एक बार फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया तो आपकी डेट बन जाता है. मतलब ये कंपनी को पे करना ही पड़ेगा towards the shareholders. The same cannot be revoked or reduced any subsequent action by the company. क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड जो होता है एजीएम में शेयर होल्डर्स अप्रूव कर दें, एक बार उन्होंने मान लेते हैं अप्रूव कर दिया 13% का डिविडेंड हम लोग लेंगे. ठीक है. 13% उनका अप्रूव हो गया तो कंपनी वापस नहीं कर सकती अपने डिसीजन को, क्योंकि शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया. 13% देना ही पड़ेगा उन्हें. अब इस चीज़ में कोई कम ज़्यादा भी नहीं कर सकता, ना आप इस चीज़ को रिवोक कर सकते हो. But the declaration of interim dividend does not create any debt against the company and can be revoked or varied before the actual payment. जो interim dividend होता है उसको आप लोग उसके डिसीजन को आप कैंसिल कर सकते हो, मतलब वापस भी ले सकते हो, या उसके परसेंटेज में भी आप चेंजेस कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, एक और वीडियो आने वाली है अभी जिसमें मैं ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन और नोट्स वाले इनको कवर करने वाला हूँ, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर कर दूंगा. और ये वाली वीडियो जाने के बाद एक और वीडियो आने वाली है. वो वीडियो कब आएगी? एकदम अर्ली मॉर्निंग में आपके लिए अपलोड कर दूँगा. रात में भी बैठ कर मैं इसको शूट कर लूँगा, फिर मैं आपको अर्ली मॉर्निंग प्रोवाइड कर दूँगा. लेट नाइट मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा क्योंकि आप लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि कल एग्ज़ाम है.
देखिए, सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ऊपर मैंने इससे पहले जो इसमें से काफ़ी पार्ट तो कवर किया हुआ है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है, ये मैंने वीडियो नंबर 2 में जहाँ तक मुझे याद है कवर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ देख लेना। अंडर सब्सक्रिप्शन जो मुझे है ये बचा हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन ये कवर्ड है, ठीक है? कॉल्स इन एरियर ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। ईसॉप बचा हुआ है, जो अगली वीडियो में कवर होगा। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। XBRL वन शॉट रिवीजन इसका आ चुका है, तो इसको मैं कवर नहीं करूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। CSR रिपोर्टिंग इसका भी वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी आ चुका है। AS17 का मैंने आज ही वन शॉट रिवीजन अपलोड किया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। वैल्यू एडेड मेथड, मार्केट मेथड एंड शेयर होल्डर वैल्यू एडेड वन शॉट रिवीजन, इन सभी तीनों का दिया हुआ है मैंने। 3 वीडियो बनाई थी, तीनों मेथड को एक्सप्लेन किया था, तो ये भी आपका हो चुका है, ठीक है। इसके बाद परचेज़ कंसिडरेशन जब मैंने अमेलगमेशन करवाया था तो आप लोगों को बता दिया था, हालांकि इसको अगर अब ज़रूरत पड़ेगी तो कवर करा दूंगा, नहीं तो आप लोग अमेलगमेशन वाली वीडियो, मुझे उम्मीद है वन शॉट रिवीजन आपने देखा होगा, उसमें कवर्ड है। जनरल एंट्रीज, नई कंपनी की बुक, पुरानी कंपनी की बुक, सब कुछ कवर्ड है उसके अंदर। AS3 में आपका कैश इन कैश इक्विवेलेंट, AS3 में मैंने प्रॉपरली कवर किया हुआ था। इस वीडियो में भी AS3 का कुछ रेफरेंस आया हुआ है, जैसे कि AS7 AS3 में डिफरेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो आप जब AS3 की वीडियो देखोगे तो उसमें कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मैंने कवर किया, उसमें आपका देख सकते हो। प्रो रेटा लॉट में मुझे कवर करना है। बाकी ये 3 डिवेंचर्स का पार्ट, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का पार्ट है, इसको कवर करना है। बाकी ये दोनों भी कवर करना है। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास करने के लिए, मुश्किल से 7 8 या 9 टॉपिक छोटे छोटे और हैं। एक वीडियो जो अर्ली मॉर्निंग आ जाएगी उससे आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। अगर एडिशनल मुझे कुछ क्वेश्चंस लगेगा तो मैं उसको भी कल ही करवा दूंगा, तो आप लोग कल डायरेक्टली उन वीडियोज़ को देख के आप डायरेक्टली एग्ज़ाम देने जा सकते हो। अच्छे से डिटेल में कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का अच्छे से हो जाएगा। बाकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना। थ्योरी अच्छे से कवर करके जाना भाई साहब, 30 मार्क्स की थ्योरी आती है, इसको अच्छे से करके जाओ तो आराम से पेपर निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, और पेपर अच्छे से देख के आना। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की मेहनत जो है वो काम आएगी, ठीक है। हमारी भी मेहनत काम आएगी। थैंक यू सो मच।